तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए थे और वो लोग अपने काम के सिलसिले से यहाँ पर आए थे और वो अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मजदूरों की कीमत दोनों बहुत ही कम थी। और उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतज़ार किया था और होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था और वो होटल कोई आलीशान होटल नहीं बल्कि बहुत ही पुराना होटल था जिस पर काफ़ी धूल भी थी। और उस होटल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस होटल का चूल्हा कई सालों से जला नहीं हो। और जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई स्टाफ मेंबर ही नहीं है। वहाँ पर बस एक वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों विवेक को डांटने लगे क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी और वो होटल बिल्कुल ही वीरान लग रहा था। और उनकी बातें सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं, जिस पर उन तीनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा और चाचा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वो वहाँ से चले गए। और उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी, और उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी और वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए और उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। तभी अचानक हर्ष को प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था और हर्ष जैसे ही पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जैसे कि पायल पहने कोई भाग रहा हो। और अब हर्ष डर गया था और उसको ये बात बेहद ही अजीब लग रही थी क्योंकि उस होटल में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। और अब उसे फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जिसके बाद हर्ष उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा और उसके पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। और हर्ष अपनी बौखलाहट में उसको डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। और देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था और उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। तभी अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता है और ये देखकर मोहित चौंक जाता है और वो जैसे ही नीचे दौड़ लगाने के लिए पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी। और मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया था क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने मोहित को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया और वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर चला, मोहित डर के मारे अपने कमरे में आ गया। और कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की के बाहर हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। और अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि तभी बंद हो गई और साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलवाया गया। और 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखा और देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा। और वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए और साइड देखते देखते शाम हो गई थी। जिसके बाद उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी, कहाँ नहीं जा सकता। और अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद ही घबरा गया। और उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है और उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर भूत रहते हैं और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता है। और हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, लेकिन विवेक भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर नहीं मानता था और इसलिए उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूरी उतार दे। और बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे करके होटल पर पहुंचे और देर रात हो चुकी थी और तीनों अपने कमरे में आराम कर रहे थे। और विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन में खींचे फ़ोटो देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वो उठकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों।
उसने देखा उनकी ही तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे और वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूती थे। और अब विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। और अब वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान नहीं था और वहाँ उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले और उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया। तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो उस होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी और उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है और जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने नहीं देते, किसी का एक्सीडेंट करा देते तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते। और बोलते बोलते वो होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताए कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है और उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना करा था क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट होने से उस आदमी की मौत हो गई थी और आखिरी में उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली और वो गाड़ी अपने साथ कई साल ले गई थी और होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और गाड़ी ना होने के कारण ही अब तक शायद वो तीनों जिंदा थे। और उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा और ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए और उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। और वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला और वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे और हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे और वो उन्हें होटल में वापस आने के लिए कहने लगा। और तभी अचानक हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। और ये देखकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो समझ गए थे कि यहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। और वो तीनों डर के मारे हवाई के रास्ते पर भागने लगे थे और भागते भागते जब वो लोग कुछ दूरी पर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि हवा में कई सारे भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़ा वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। और आज भी उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस घटना से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया। हम जब भी मेले में घूमने जाया करते थे तो मैं और मेरे जयेश मामा वहाँ पर खूब सारी मस्ती किया करते थे और मेरी और मेरे मामा की बॉन्डिंग एक दोस्त जैसी थी। और पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी और हम सारे उनकी शमशान यात्रा में गए हुए थे। वहीं मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी जिस वजह से मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं दिखा, जिसके बाद फिर से मैं लाइट बंद करके सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि ये तो मेरे जयेश मामा की आवाज़ है और मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज़ इतनी रात को मुझे क्यों सुनाई दे रही है। जिसके कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया और जब मैं सो ही रहा था कि तब मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई और वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर तो मैं चौंक गया और मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा कि उस बिजली के तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे और मैं जो देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीने पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया और वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है, तू हो सके तो उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। जिसके बाद मैं अपने फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया और फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गए और वहां उनकी आधी जली हुई लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं पर थे। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली की वायर ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़े थे, तभी अचानक लाइन में करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई।
और मुझे वहाँ पर खूब रोना आया क्योंकि मेरे मामा मेरे अच्छे दोस्त की तरह थे और मैं खूब उनके साथ मस्ती मजाक किया करता था और वो मेरी हर परेशानी में खड़े रहते थे। और फिर मुझे हॉस्टल वाली वो घटना याद आई कि शायद मैंने जयेश मामा के भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जयेश मामा का भूत ही दिखा था। और अब धीरे धीरे मेरा दुख खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था और ये सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे और मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। और अगले ही दिन जयेश मामा की अग्निदाह विधि थी और मैं भी वहाँ पर गया था और सारे सगे संबंधी अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र जयेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। और यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा और यह सब देखकर सारे सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आए और मैंने जो हुआ वह सब उन्हें बताया। पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बुलाया कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। और मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। और फिर उस रात मुझे ज़ोरदार बुखार चढ़ गया और मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। और उस रात मुझे जयेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। और करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फौरन मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जयेश मामा बैठे हैं और उनका चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। और उनका भूत देखकर मेरी ज़बान हलक में अटक गई और मेरी सांस फूल गई और अब मैं बेतहाशा कांपने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जयेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। और फिर कुछ देर बाद जयेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहाँ से गायब हो गया और मैं तो यह सब देखते ही रह गया और यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। जिसके बाद मैंने तुरंत लाइट जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ 16 GB का नया पेन ड्राइव रखा हुआ था। और अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जयेश मामा मर के भी बार बार मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि उन्हें तो मुझे यह गिफ्ट देना था। और 2 हफ्ते पहले मेरे जयेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नया पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा भी था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझ तक पहुंचा देना। और बस इसी के चलते मेरे जयेश मामा का भूत बार बार मेरे पास आ रहा था और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ही वो ऐसा कर रहे थे। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। रात का अंधेरा और ऊपर से देर रात को जॉब से लौटकर आना बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ और मुझे काम से देर रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। और अभी मुझे उस जगह काम किए हुए 2 हफ्ते ही हुए थे। और एक दिन जब मैं अपने काम से घर लौट रहा था तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे अभी मैं आपको बताऊंगा। और मैं कोटा शहर के एक इलाके अनंतपुरा में रहता हूँ और मैं वहाँ एक किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा घर रोड के किनारे से कुछ 5 मिनट के अंदर जाने पर आता है। और जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने सुना कि कुछ दूरी पर 4-5 कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं। और कुत्तों का इतने जोर से रोना और भौंकना कोई आम बात नहीं होती है। और अक्सर कुत्ते भूखे होते हैं तो वो एक अलग प्रकार से भौंकते हैं, पर उस दिन कुत्ते किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और सभी कुत्तों ने मेरी आहट सुनकर मेरी ओर देखा और वो मुझे देखकर वहाँ से तेजी से भाग गए, जैसे कि उनके भागने में भी एक इशारा था कि तू भी भाग जा हमारे साथ वरना कुछ बुरा होगा। जिसके बाद मैंने मन ही मन सोचा कि बड़े ही बेवकूफ़ कुत्ते हैं, पता नहीं किस चीज़ से डर गए। और अब सब कुत्ते भाग गए और चारों तरफ अब सन्नाटा ही सन्नाटा था। जिसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक पेड़ बड़े ही तेजी से हिल रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अलावा सभी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे सिवाय उस पेड़ के। और उस समय हवा भी नहीं चल रही थी और उस समय मेरी हालत बुरी हो रही थी। यह सब बकवास है, जरूर इस पेड़ पर कोई बंदर होगा जिस कारण से यह पेड़ हिल रहा है। और मैं ऐसा मन ही मन सोचने लगा और मैं अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में लग ही रहा था।
आज ना जाने क्यों यह रास्ता इतना लंबा हो गया है। बाकी के दिन तो बड़ी ही जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ, पर जब डर लग रहा हो और साथ ही ऐसी परिस्थिति हो तो आदमी के कदम खुद ब खुद धीरे चलने लगते हैं। और पूरे रोड पर सन्नाटा था और रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म जैसे लग रही थी। जिन फिल्मों में आपको ऐसी रोड या तो किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं या फिर किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर। और जिस रास्ते से मैं जाता था वो अंधकार भरा था और वहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। और आज बड़ा गुस्सा आ रहा था सरकार पर कि अगर इस सुनसान डरावने रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगवा दी होती तो इनका क्या चला जाता। खैर यह सब छोड़ो, उस घटना पर वापस आते हैं। हाँ, तो चलते चलते मैं उस पेड़ तक आ गया था जो बड़े ही तेजी से हिल रहा था और वो पेड़ अभी भी हिल रहा था। और मैं उस पेड़ के पास से जल्द निकलना चाहता था, पर मैं उस पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा तो वह पेड़ एकदम से शांत हो गया। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि जो पेड़ अभी तक इतना तेजी से हिल रहा था वो अब शांत हो गया। काफी अजीब है, मैंने सोचा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर लगना बंद हो गया था और मैं चुपचाप उस जगह खड़ा होकर आसपास देखने लगा कि क्या चल रहा है, आखिर माजरा क्या है। और मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाकर उसका कश लेने लगा। और मुझे सिगरेट पीने की एक बुरी आदत थी और मुझे पता नहीं क्या हो गया जो मैं उस पेड़ के आसपास ही चक्कर काटने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद मेरी वो सिगरेट खत्म हो गई और मैंने जेब में हाथ डाला और दूसरी सिगरेट जलाई। और अब मेरे पास केवल 3 सिगरेट ही बची थी। जिसके बाद अब मैं सिगरेट का कश लेते हुए उस पेड़ के ऊपर देखने लगा कि कौन है जो इतने रात को इस पेड़ को हिला रहा था। और मुझे पता नहीं मैं क्यों उस जगह रुक गया था। मुझे तो अपने घर की ओर भाग जाना चाहिए था। जिसके बाद मैं सिगरेट पीते हुए उस पेड़ के सामने जाकर बैठ गया। जिसके बाद मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक आदमी बैठा था जो नीचे उतर कर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। और वो मेरी ओर ही देख रहा था और उसने मुझसे कहा कि ए नशेड़ी, मुझे भी सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट दे। जिसके बाद मैंने गुस्से में बोला, क्या कहा बे तूने नशेड़ी, साले अब तो मैं तुझे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। और वो मुझे बोला कि तू कितना बड़ा नशेड़ी है जो इतनी रात को भी नशा कर रहा है, जबकि लोगों के इतनी रात में पसीने छूट जाते हैं। और अगर तूने मुझे यह सिगरेट नहीं दी तो मैं तुझे सिगरेट पीने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद उसने मेरे हाथ से वो सिगरेट छीन ली और एक ही कश में पूरी की पूरी सिगरेट पी ली और सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फूंक दिया। और पता नहीं क्यों मैं उससे बहस करने लगा, लगता है जैसे मुझे वो सिगरेट का नशा हो गया था। जिसके बाद मैंने उससे कहा कि तूने मेरी सिगरेट पीना, अब तू गया। जिसके बाद मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे कोई पहाड़ था, वह बिल्कुल भी नहीं हिला मुझसे। जिसके बाद उसने एक झटके में मुझे दूर धक्का देकर फेंक दिया। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई लगता है, अब तू नहीं बचेगा। और मैं उठा और उससे कुश्ती करने लगा, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाता वो मुझे फिर से उठा के दूर फेंक देता। और ऐसा कुछ 5 मिनट तक चलता रहा और वो बोला, मूर्ख, भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। मैंने कहा, आज तो तुझे सबक सिखा के ही जाऊंगा, मेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। और उसने कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब बढ़ते बढ़ते वो उस पेड़ जितना बड़ा हो गया, जिसे देखकर मेरा नशा पूरा उतर गया। और जिससे मैं अब तक लड़ रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। मैंने मन में कहा, भागो यहाँ से, और मैं वहाँ से भागने लगा। और वो भूत बोला, भागता कहाँ है डरपोक, आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और वो भूत मेरे पीछे पीछे आने लगा और थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा, अब मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, अब मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। और उस समय तक मेरा नशा पूरा उतर चुका था और अब मैं बस उसके मुंह का निवाला बनने ही वाला था कि तभी मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उसने कहा, इसके लिए अब बहुत देर हो गई है, अब तो तुझे मरना ही होगा। जिस पर मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सिगरेट दूंगा। और उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया और अब वो लगभग मेरे साइज का हो चुका था। और उसने कहा, सिगरेट दे, तो मैंने उसे सिगरेट दिया। और उसने कहा, इसे जला, तो मैंने ठीक वैसा ही किया जैसे उसने कहा। जिसके बाद मैंने उसे एक ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा कि तुम कैसे भूत हो जो केवल एक सिगरेट में ही मान गए, असली नशेड़ी तो तुम हुए।
और उसने कहा कि मैं तुम्हें इस सिगरेट के बदले उपहार के स्वरूप में सोने से भरा एक मटका दूंगा, चलो मेरे साथ। और वो मुझे एक गड्ढे के पास ले गया और उसने कहा कि वो रहा सोने से भरा मटका, वो देखो। और जैसे ही मैं उसे देखने के लिए झुका, उसने जोर से लात मारकर मुझे गड्ढे में नीचे गिरा दिया और मैं उस गड्ढे में गिर गया। और मैंने उस भूत को हंसते हुए सुना और उसने कहा कि कैसा मूर्ख इंसान है जो मेरी बातों में आ गया, अब पड़ा रहे इस गड्ढे में। जिसके बाद मैंने उसकी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भूत इतना भयानक दिख रहा था कि पूछो मत। जिसके बाद उसने कहा कि अगर आज तूने मुझे सिगरेट ना पिलाई होती तो मैं तुझे खा जाता। और ऐसा कहकर वो गायब हो गया और उसे अचानक गायब होता हुआ देखकर मैं बेहोश हो गया। और सुबह जब मुझे होश आया तो मैं उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। जिसके बाद मैं उठकर अपने घर की ओर चला गया। और आज भी जब मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।